दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग कितनी सिंपल है, क्यों हमें इंजीनियरिंग कॉम्प्लिकेटेड लगती है। पर बेसिकली इंजीनियरिंग बहुत ही आसान है यदि हमने सही अप्रोच को यूज़ किया। दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो अप्रोचेस होते हैं। वन इज़ द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड अनदर इज़ द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो आज हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग क्यों आप आसान है और क्या होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। वेलकम फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की दो मेथड्स के बारे में। वन जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और यदि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की सही टेक्निक को समझ जाएं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे होता है और ये अप्रोचेस क्या हैं, इसको आज के वीडियो में हम देखेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि इंजीनियरिंग रियलिटी में बहुत सिंपल होती है, लेकिन हम सही अप्रोच नहीं यूज करते। इस वजह से हम चीजों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि क्या है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और क्या है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। वन द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जब मैं बात कर रहा हूं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में, तो दोस्तों हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी सिस्टम के सारे एलिमेंट्स एज अ होल क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को सारे लोग मिलकर क्या रिजल्ट दे रहे हैं। और दूसरा अप्रोच होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। दूसरा अप्रोच होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में मेरे को फाइनल रिजल्ट यदि निकालना है तो मेरे को सिस्टम के सारे एलिमेंट के बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ेगी। उस एलिमेंट में, उस सिस्टम में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी स्टडी करूंगा और फाइनली स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके हम फाइनल रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं। मैं फिर से एक बार सिंपल वर्ड शब्द में बोलता हूं, जब मैं मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहा हूं तो मेरे को यह नहीं जानना कि किस बंदे ने क्या काम किया, मुझे क्या जानना है कि सबने मिलकर क्या रिजल्ट दिया। ऑन द अदर हैंड जब मैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहा होता हूं सो आई एम इंटरेस्टेड कि हर बंदा जो टीम में है उसने क्या काम किया और उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके हम ऑब्टेन करते हैं कि हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक टेक्निकल एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि मेरे पास एक सिस्टम है, एक चैम्बर है और इस चैम्बर के अंदर कोई गैस है। इस चैम्बर के अंदर कोई गैस भरी हुई है। हम जानते हैं कि हर एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं, तो ये गैस के भी कुछ एटम्स होंगे जो इस चैम्बर के अंदर होंगे। ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर में गैस फिल्ड है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस चैम्बर के अंदर का प्रेशर कितना है, दैट आई नीड टू फाइंड आउट। ये चैम्बर के अंदर कितना प्रेशर है ये मेरे को ऑब्टेन करना है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर कर दिया, मुझे पता करना है कि ये चैम्बर के अंदर कितना प्रेशर है। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे प्रेशर को? सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका यह है कि मैं इस चैम्बर में लगा दूंगा एक प्रेशर गेज और ये प्रेशर गेज की रीडिंग जो है वो मेरे को सिंपली मिल जाएगी और मेरे को मालूम चल जाएगा कि इस चैम्बर के अंदर नेट प्रेशर कितना है, इस चैम्बर के अंदर प्रेशर कितना है। राइट बच्चों, जब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरे को इस चैम्बर का प्रेशर मालूम करना था। मैंने प्रेशर गेज लगाया और मेरे को इस चैम्बर का प्रेशर मालूम चल गया, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया।
मेरे को प्रेशर पता करना था, वो प्रेशर मुझे मालूम चल गया, मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ। लेकिन जब मेरे को मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ तो उस दौरान मेरे को यह मालूम चला क्या कि इस प्रेशर में इस एटम का इस एटम का इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? नहीं, हमने वो पता नहीं किया। हमने इन सबका जो रिजल्टेंट इफेक्ट निकला वो मेरे को डायरेक्टली प्रेशर गेज में मिल गया, यानी कि मेरे को सारे एलिमेंट्स का कंबाइंड इफर्ट मिला। तो ये जो मैंने तरीका यूज किया था दोस्तों, ये कौन सा तरीका हुआ? ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हुआ या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता तो मेरे को सारे एलिमेंट की स्टडी करनी पड़ती। मैंने करी क्या? नहीं करी। मेरे को सारे एलिमेंट्स का कंबाइंड इफर्ट जो है वो प्रेशर गेज में मिल गया। सो दैट टेक्निक इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक। इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। दैट इज नोन एज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब बच्चा, इसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना होता तो क्या करना पड़ता? तो फिर मेरे को यह करना पड़ता कि इस सिस्टम में जितने एटम्स हैं उन सबकी स्टडी करनी पड़ती, सबके बिहेवियर को नोट करना पड़ता, और फिर फाइनली स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके मैं इस चैम्बर के अंदर का प्रेशर निकालता। एक तरीका, आपने प्रेशर गेज लगा दिया, डायरेक्टली आपको प्रेशर मिल गया, जो आपका काम था वो फुलफिल हो गया। दूसरा तरीका कि आप सारे एटम की स्टडी करो और बाद में मैथ्स की इक्वेशन, स्टैटिस्टिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करो और प्रेशर को फाइंड आउट करो। दूसरा जो तरीका था उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। बच्चों, कौन सा अप्रोच डू यू थिंक की सिंपल है? माइक्रोस्कोपिक या सारे एलिमेंट की स्टडी करना, दैट इज माइक्रोस्कोपिक। कौन सा अप्रोच सिंपल है? मेरे ख्याल से सबको पता है कि कौन सा अप्रोच सिंपल है, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। दैट इज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। आप ये समझ सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की तुलना में कई गुना ज्यादा सिंपल है। लेस कैलकुलेशंस हैं, लेस कॉम्प्लिकेशंस हैं। बच्चा, आपका इंजीनियरिंग का भी एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली मैक्रोस्कोपिक ही होता है। रेयरली कोई मौके होते हैं जहां पे हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाने की जरूरत पड़ती है। अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपकी पूरी प्रिपरेशन जो होती है वो मैक्रोस्कोपिक होती है। लेकिन स्कूल में क्या होता है? स्कूल में आप पढ़ते हो साइंस और वहां पे आप एटॉमिक लेवल पे रहते हो, एटॉमिक लेवल पे बात करते हो। वही पढ़ाई लेके आप पहुंच जाते हो इंजीनियरिंग में और हमेशा आप एटम्स में ही उलझे रहते हो। इसलिए सही कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग का जो है वो आप पकड़ नहीं पाते और आपको इंजीनियरिंग कॉम्प्लिकेटेड लगती है। जिस दिन आपने मैक्रोस्कोपिक अप्रोच समझ लिया, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को देखना शुरू किया, इंजीनियरिंग इज द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट। लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम चले जाते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में। हम जाके एटम, हर क्वेश्चन का सवाल मैं पूछता हूं तो बच्चा बोलता है सर एटम का रैंडम मोशन होगा, एटम ये करेगा। एटम में जाना नहीं है रे मेरे को। 99% कंडीशन में मेरे को एटॉमिक लेवल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सारी चीजों को मैक्रोस्कोपिक लेवल में देख सकते हैं। पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए, तो ये बात तो मेरे को समझ में आई बच्चों कि मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू द माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है? ऑब्वियसली आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस इतनी आसान है तो हर जगह हमेशा हमें मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ही करनी चाहिए। व्हाट इज द नीड ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस? क्या जरूरत है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने का? यह सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि क्या हर जगह पे MACRO मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस की जा सकती है? नहीं, हर जगह पे मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं की जा सकती। मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने के लिए सिस्टम को सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। अगर बहुत छोटा सिस्टम होगा, बहुत कम एलिमेंट्स होंगे उस सिस्टम में, तो वहां पे मैं मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? इसी एग्जांपल से समझते हैं। बच्चा, यहां पे ये एक सिस्टम ले लेता हूं और इस सिस्टम को मैं बहुत छोटा सिस्टम मानता हूं। सपोज इस सिस्टम में 15 एटम्स हैं या 10 एटम्स हैं और मैंने यहां पे प्रेशर गेज लगा दिया, राइट? अब क्या होगा? 10 ही एटम्स हैं या 5 एटम मान लो, बहुत सिंपल समझते हैं, 5 एटम्स मान लो, 5 ही एटम्स है ना? और यहां मैंने प्रेशर गेज लगा दिया। अब क्या होगा? ये वाला एटम ने रैंडम मोशन किया, ये जाके कहीं कोलाइड हुआ, तो एक एटम के रैंडम मोशन के कारण मेरा जो प्रेशर गेज का रीडिंग है वो बदल जाएगा।
अभी ये एटम में एक्टिवेशन हुआ तो फिर आपका प्रेशर गेज का रीडिंग बदल जाएगा। तो अगर ये सिस्टम आप बहुत छोटा रखोगे, ये सिस्टम बहुत छोटा होगा, तो क्या होगा, ये जो आपका प्रेशर गेज है वो आपको कांस्टेंट रीडिंग नहीं देगा, वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होता रहेगा। कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन का कारण क्या है? क्योंकि एक एटम जाकर ये पूरे रिजल्ट को चेंज कर दे रहा है, एक एटम जाकर पूरे रिजल्ट को चेंज कर दे रहा है। लेकिन बच्चों अगर आप समझो कि यहां पे 1 मिलियन एटम्स हैं, अब क्या होगा? 1 मिलियन एटम्स हैं, तो अब किसी एक एटम से प्रेशर गेज की रीडिंग चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पे सिस्टम का साइज मैं बड़ा कर दूं तो मेरे को एक प्रेशर गेज की कांस्टेंट रीडिंग मिलेगी। लेकिन अगर सिस्टम छोटा होगा, यदि सिस्टम छोटा होगा तो मेरा प्रेशर गेज का जो मीटर है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहेगा, इंडिकेटर उसका कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहेगा, आपको एक फिक्स्ड रीडिंग नहीं मिलेगी। तो यदि आपका सिस्टम बहुत छोटा है, उसमें बहुत कम एलिमेंट्स हैं, in that condition you do not have any other option, you have to go for micro MI CROscopic analysis। लेकिन सिस्टम जब सफिशिएंटली लार्ज होता है तो वहां पे हमें मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए जाना है, ना कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। और दोस्तों हमारे इंजीनियरिंग की मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से ही कंप्लीट हो जाती है। अच्छा चलिए अब लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूं कि कब मैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर दूंगा और कब मैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करूंगा। दोस्तों मैंने आपको एक काम दिया कि आप एक सिक्का लो, उस सिक्के को आप उछालो और सिक्के को उछालने के बाद आप मेरे को बताओ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बच्चा अभी आप ये भूल जाओ कि आपको मालूम है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। आपको मैंने एक काम दिया है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, आपको इसका रिजल्ट नहीं पता। आपको सिक्का उछालना है और मेरे को यह बताना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपने क्या किया, आपने एक बार सिक्का उछाला, अब क्या होगा, एक बार सिक्का उछालोगे तो हेड आएगा, तो आप कहोगे सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 100% मिली। या फिर टेल आ जाएगा तो आप क्या कहोगे, सर टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 0% है। अगर आप एक बार सिक्का उछालोगे तो आप मेरे को क्या रिजल्ट दोगे, या तो कहोगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100% है या आप कहोगे कि 0% है। वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है आपको हेड मिला या टेल मिला। लेकिन अगर आप 100 बार सिक्का उछालोगे तो क्या 100 बार हेड आएगा क्या, 100 बार टेल आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप 100 बार सिक्का उछालोगे बच्चे, तब क्या होगा, तब हो सकता है कि 60 बार हेड आए और 40 बार टेल आए। यानी कि अब आप क्या हुआ, अब आप अपने रिजल्ट के क्लोजर जा रहे हो। और यदि आप 1 लाख बार या 10 लाख बार सिक्का उछालोगे तो क्या परिणाम मिलेगा? अगर आप 10 लाख बार सिक्का उछालोगे तो लगभग 5 लाख बार आपको हेड मिलेगा और 5 लाख बार आपको टेल मिलेगा, और तब आपका रिजल्ट सही आएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 150% है। तो दोस्तों जैसे जैसे आप अपने सैंपल का साइज बढ़ाते जाओगे, यानी कि अपने सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, तो ये जो वेरिएशन आ रहा है आपका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का, ये वेरिएशन कम होता जाएगा और फाइनली आपको एक कांस्टेंट रीडिंग मिलेगी। फाइनली आपको एक कांस्टेंट रीडिंग मिलेगी। देखो पहले आपको क्या हुआ, आपने एक बार सिक्का उछाला तो या तो आपको 100% हेड मिला या 0% हेड मिला। लेकिन जब आप अपने साइज को बढ़ाओगे तो धीरे धीरे ये वेरिएशन कम होता जाएगा और एक टाइम के बाद आपको एक कांस्टेंट रीडिंग मिलेगी। दोस्तों ये जब कांस्टेंट रीडिंग मिलने लगती है, रीडिंग फ्लक्चुएट नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूम। दैट इज नोन एज कंटिन्यूम। तो दोस्तों जब कंटिन्यूम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जब फ्लक्चुएशंस बंद हो जाएंगे, देखो पहले कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था, जैसे जैसे आपने सैंपल साइज को बढ़ाया वैसे वैसे आपका फ्लक्चुएशन कम हो गया और फाइनली आपको जाके एक कांस्टेंट रीडिंग मिल रही है। जैसे देखो ये एग्जांपल, इसे पीछे वाले एग्जांपल को अपन देख लेते हैं। जब ये सिस्टम में कम एलिमेंट्स होंगे तो ये प्रेशर गेज का फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप नंबर्स ऑफ एटम्स को बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे ये फ्लक्चुएशन कम होता जाएगा, यानी कि उस कंडीशन को हम कहते हैं कंटिन्यूम का एग्जिस्ट करना। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है जिसके बाद कंटिन्यूम एग्जिस्ट कर रहा है। इस वॉल्यूम को मैं लिख लेता हूं V डैश।
तो दोस्तों यदि वॉल्यूम मेरे सिस्टम का साइज इस V डैश से कम है तो क्या मैं MACRO स्कोपिक एनालिसिस कर सकता हूं क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय मेरे को एक कांस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेरे को फ्लक्चुएशंस मिलेंगे। तो अगर मेरा सिस्टम की वॉल्यूम V डैश से कम है तो आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू गो फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। मेरे को माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट बच्चों। और जब वॉल्यूम V डैश से ऊपर हो जाए, यानी कि कंटिन्यूम एग्जिस्ट करे, तो हम जा सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये हुआ कि यदि आपको मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करनी है तो वहां पे कंटिन्यूम एग्जिस्ट करना चाहिए, और इंजीनियरिंग की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में कंटिन्यूम एग्जिस्ट करता है, इसलिए यू कैन गो फॉर द माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कितना आसान है एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों मैं एज्यूम करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, लोगों को चैनल से जोड़िए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेकमेंटर के एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो टेकमेंटर का एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको गेट की फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल रहेगी। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो, आप लोग कमेंट करिए। दिस इज आवर फैमिली एंड वी हैव टू ग्रो आवर फैमिली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।